आज अपन बात करते हैं सेकाउट मिशन 100 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंडक्टिविटी किसके कारण होती है, ये आपको बताना है। तो अपने को पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अपन क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने NaCl डाला तो ये ब्रेक डाउन होगा किस में, Na+ में और Cl- में। ये है Na+ का आयन और ये है Cl- का आयन। तो रियल में जो भी कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो किसके कारण होती है, आयन्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मेटल दे रखी है आपको, उनके लिए आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है 4 मेटल के लिए, लिथियम, कैल्शियम, जिंक एंड आयरन। और आपसे पूछा है इनमें मोस्ट रिड्यूसिंग कौन है, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको ये ऐसा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आएगा। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार करना है, देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि आपको ऐसे लिखना है, काशी नाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फेर कर पड़ोसी भाभी हीना को देता है। तो उसका ससुर जी बोलते हैं क्या कि कौन है जी आगे आओ पिटने के लिए। अब इसमें एक और ऐड करना है, ऊपर ही ऊपर आपका आता है लिथियम और नीचे ही नीचे आपके आता है फ्लोरीन। बस अगर आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली तो ऐसे मान लीजिए आपने गढ़ जीत लिया। कैसे जीत लिया, देखिए इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ही ऊपर होता है मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे ही नीचे होता है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस। और ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीजेस। और जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ क्या बढ़ रही है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रही है साथ में। देखिए क्योंकि ऊपर ही ऊपर है मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। और ऊपर से नीचे आऊंगा तो क्या बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब इसका मतलब मोस्ट रिड्यूसिंग कौन है, लिथियम, और मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन है, फ्लोरीन। अब अपने को 4 मेटल दिए, देखिए कौन कौन से, लिथियम ये पड़ा लिथियम ऊपर ही ऊपर, उसके बाद ये कैल्शियम ये पड़ा कैल्शियम, उसके बाद ये जिंक ये पड़ा जिंक, और पड़ा ये अपने पास Fe। इन चारों में से पूछा है सबसे ज्यादा अपचायक मतलब रिड्यूसिंग कौन है, तो रिड्यूसिंग कौन है, लिथियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जिंक को आयरन पर लेप चढ़ाकर गैल्वेनाइज आयरन बनाया जा सकता है, परंतु इसके विपरीत क्रिया संभव नहीं है, क्यों। कहने का मतलब यह है, इंग्लिश में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोल रहा है जिंक होता है ना, जिंक, उसके ऊपर अपन आयरन पर जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। सॉरी, ये मैंने अभी ये बोलना चाह रहा हूँ कि आयरन होता है उस पर अपन जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जिंक पर आयरन की कोटिंग नहीं कर सकते, ऐसा क्यों। तो इसका रीजन भी इस रिएक्टिविटी सीरीज में यहां देखिए, जिंक से नीचे आता है आयरन, आप देख पा रहे हैं। तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिंक, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। Fe से ज्यादा जिंक, जिंक से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव होगा। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरे पास आयरन का कोई ब्लॉक है, या आयरन का मेटल का कोई ब्लॉक है, ठीक है। इसको मेरे को रस्टिंग से बचाना है, रस्टिंग से बचाना है तो मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा, एक कोटिंग कर दूंगा। किसकी कोटिंग कर दूंगा, जिंक की कर दूंगा। अच्छा, जिंक की ही कोटिंग क्यों की, इसका रीजन समझिए।
जिंक की कोटिंग इसलिए की क्योंकि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। तो जब भी कोई भी पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल, ह्यूमिडिटी जब आएगी, एयर आएगी या एसिड आएगा, तो रिएक्ट कौन करेगा? जिंक। सेफ कौन बचा रह जाएगा? आयरन। इसलिए अपन जिंक पर किसकी प्लेटिंग करते हैं? आयरन की। ठीक है, क्योंकि अब ये इसका कारण क्या हो गया? क्योंकि जिंक Fe से क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? ये है। ये देखिए इसका आंसर क्या होगा? जिंक का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप देखिए इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, इसमें हाइड्रोजन से ऊपर जब अपन चलते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, या ई सेल कैसा होता है? नेगेटिव। और हाइड्रोजन से नीचे जहाँ भी चलते हैं वहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आप देखिए Fe से ज़्यादा इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोटेंशियल किसका होगा? जिंक का। जिंक से ज़्यादा एल्यूमिनियम का। तो ठीक है, इसका रीज़न ये हो गया कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है। किससे? आयरन से। नेक्स्ट, एक सेल में बाएं एवं दाएं इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव के संबंध में सेल का ईएमएफ होगा। इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोल रहे हैं कोई सेल है, उसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन, उसमें एक तो राइट और लेफ्ट में क्या रिलेशन होगा? तो आपने पढ़ा होगा जब भी आपको ई सेल निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं? ई लेफ्ट माइनस राइट करते हैं, ई राइट माइनस लेफ्ट करते हैं। तो अपन ई राइट माइनस क्या करते हैं? ई लेफ्ट करते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? ये वाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी के अंदर आता है, 2025 में आपको ये मिल सकता है। देखिए KCl की विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को अपन क्या बोलते हैं? या तथा तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता को ही अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये विशिष्ट चालकता नहीं होगी, यहाँ विशिष्ट चालकत्व करना चाहिए था इसको। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और यह है इक्वलेंट कंडक्टिविटी, इक्वलेंट कंडक्टिविटी जिसको लैम्डा EQ से दिखाते हैं। तो KCl की स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्वलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर, डाइल्यूशन करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये बताना आपको क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए ये मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। KCl होता है ना, KCl या कोई भी चीज़, उसके लिए कंडक्टिविटी बताते हैं, कंडक्टेंस बताते हैं। कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टिविटी। इसको कपा से लिखते हैं। इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कॉन्सेंट्रेशन का और डाइल्यूशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखेंगे। कप्पा जिसको अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी यही है। अब देखिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या बोला? बहुत काम की चीज़ है। पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। जैसे मान लीजिए मेरे पास बीकर है, इसमें मैं NaCl डालता हूँ और NaCl मैंने डाला, इसके अंदर 1 मोल NaCl डाला, मान लीजिए 1 मोल NaCl डाला। अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 मोल कर दिया। तो पर सेंटीमीटर क्यूब मान लो इतने वॉल्यूम के अंदर NaCl के मोलिक्यूल या पार्टिकल बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े। तो जब भी मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ आयन क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। और अपने को पता है कंडक्टिविटी होती ही किसके कारण है? नंबर ऑफ आयन के कारण। तो अगर नंबर ऑफ आयन बढ़ गए तो कप्पा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बढ़ गया। वहीं मैंने क्या किया, इसमें कॉन्सेंट्रेशन को तो 1 मोलर ही रखा, और जैसे मान लीजिए इसमें पानी है 1 लीटर, इसको बढ़ाकर मैंने कर दिया 10 लीटर। तो अब मैंने इसका क्या बढ़ा दिया? डाइल्यूशन बढ़ा दिया इसको, यानी कि और ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया। अब मैं डाइल्यूट कर दूंगा तो एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन तो वही है, डाइल्यूट कर दिया तो पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूट ज़्यादा कर दिया। तो ये 1 मोलर फैल जाएंगे पूरे पानी के अंदर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो आयन कम ही आएंगे। तो इसका मतलब इसमें पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। और नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गए तो कप्पा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कप्पा बढ़ेगा, जबकि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कप्पा कम होगा। ये तो बात रही कंडक्टिविटी की। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी
या इक्वलेंट कंडक्टिविटी। इसका क्या सीन है, ये देखिए क्या सीन है। लेमडा एम का फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन एम। इसका न्यूमेरिकल मिलेगा आपको 2025 में, कंफर्म है, एकदम कंफर्म है, मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपको कप्पा देगा, एम देगा, लेमडा एम पूछेगा, एकदम आराम से कर सकते हो आप। कप्पा और एम देगा तो आप कर सकते हो। कप्पा क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको मोलरिटी ये देगा। अब देखिए मोलरिटी अपने आप में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैंने इसकी जगह कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। अब कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो लेमडा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा क्या, तो लेमडा एम क्या होगा, कम होगा। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर लेमडा एम क्या होता है, कम। और ये तो हो गया लेमडा एम कम, और कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा क्या होता है, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो लेमडा एम बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर लेमडा एम कम होता है और वॉल्यूम बढ़ाने पर लेमडा एम बढ़ता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा क्या होता है, वॉल्यूम। अब आप इस प्रश्न को पढ़िए। लेमडा एम और लेमडा ई क्यू दोनों के लिए सेम ही तरीका चलेगा। लेमडा ई क्यू का फॉर्मूला भी यही होता है, कप्पा इंटू 1000 बट्टा एन। एन भी एक क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी जगह सी लिख सकते हैं। एम हटाकर एन हटाकर दोनों जगह सी लिख सकते हैं, ठीक है, और दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब पढ़ लीजिए स्पेसिफिक कंडक्टेंसी, इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, यानी कि कप्पा। ये डाइल्यूशन करूंगा तो देखो कप्पा डाइल्यूट करने पर कप्पा क्या होता है, कम होता है। अच्छा, और इक्वलेंट कंडक्टिविटी ये पड़ी, ये डाइल्यूट करने पर बढ़ती है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कम, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, अधिक। अगला, SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा लोहे में जंग का उत्प्रेरण होता है। कहने का मतलब ये है कि लोहे के अंदर यानी कि आयरन में जो रस्टिंग होती है वो किसके द्वारा कैटेलाइज्ड किसके द्वारा होती है। तो अपने को पता है लोहे पर जंग 3 चीजों के कारण लगती है। पहला है पानी, दूसरी है मॉइस्चर जो एयर के अंदर प्रेजेंस होती है, और तीसरा चीज है एसिड। एसिड सबसे ज्यादा क्या करता है, लोहे में रस्टिंग को बढ़ाता है। तो लोहे में रस्टिंग के लिए क्या Fe नहीं बढ़ाता, जिंक नहीं बढ़ाता, O2 बढ़ाता है, लेकिन O2 से भी ज्यादा कौन बढ़ाता है, H+ यानी कि एसिड। ये सबसे ज्यादा कैटलिस्ट करते हैं। अगला है मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट। देखिए आपको 2025 में इनकी यूनिट में से पक्का पूछा जाएगा, मैं जो लिख रहा हूँ उनकी यूनिट। एक तो रेसिस्टेंस की यूनिट पूछेगा, या रेसिस्टिविटी की यूनिट पूछेगा, या आपसे कंडक्टेंस की यूनिट पूछेगा, या आपसे कंडक्टिविटी की यूनिट पूछेगा, या आपसे सेल कांस्टेंट की यूनिट पूछेगा, या आपसे लेमडा एम की यूनिट पूछेगा, या आपसे लेमडा ई क्यू की यूनिट पूछेगा। इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इनमें से किसी एक की यूनिट कन्फर्म पूछी जाएगी। तो इनकी यूनिट आपको देख कर जानी है, निकाल भी सकते हैं फॉर्मूले से, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगा, क्लास में बताया हुआ है। तो अभी आप देख लीजिए मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है और मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन आपसे बोले ऐसा यूनिट बताइए तो आपको सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेन, ये सीमेन इनवर्स है, गलत है, ये सीमेन इनवर्स गलत है, ये मोल इनवर्स नहीं है तो गलत हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला, रेस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला ये होता है Fe2O3.XH2O। अगला, गैल्वेनिक सेल के लिए वोल्टेज कितना होता है, 1.1 वोल्ट। नेक्स्ट, ये आ गया वापस। प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल सेल के लिए आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है। हाफ सेल रिएक्शन पूछे तो आपको एनोड वाली और कैथोड वाली दोनों लिखनी है। तो डेनियल सेल या गैनोलिक सेल के लिए एनोड पर क्या होता है, जिंक होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, Zn कन्वर्टेड टू Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर Cu+2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट होता है, Cu में। नेक्स्ट, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसे बताना है। तो देखिए अपने से पूछा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीज़ें, इनको आप एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा।
एक नाम आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या नाम आया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक नाम आता है सेल पोटेंशियल, क्या नाम आता है, सेल पोटेंशियल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझ लीजिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी बोले तो इसका आंसर आपको ये देना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, कौन से सेल में, या गैल्वेनिक सेल, किसी में भी हो सकता है। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रोड, क्या होता है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल होगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच, कितने इलेक्ट्रोड के बीच, दो इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे सेल पोटेंशियल। यही ध्यान रखना है अपने को, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल आ जाए तो इससे क्या बोलते हैं, दो इलेक्ट्रोड के बीच। और सेल पोटेंशियल क्या कैसे लिखते हैं, ई सेल से लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर अपन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालें, कौन सी कंडीशन में निकालें, स्टैंडर्ड कंडीशन, और वो होती क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन तीन होती है केमिस्ट्री में। पहली होती है 1 मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए, दूसरा है 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, और तीसरी चीज है 1 atm प्रेशर होना चाहिए। इस कंडीशन पर अगर अपन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो उसका नाम पड़ जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसी का नाम पड़ जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये काम करे तो उनका नाम क्या पड़ जाएगा, स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड किसका बना होता है तथा इस अर्ध सेल को निरूपित कीजिए। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, प्लेटिनम का बना होता है। कैसे बना होता है ये देखिए, इसका डायग्राम आता है कई बार, तो अपन देखते हैं इसका डायग्राम। ये प्लेटिनम का वायर, ये प्लेटिनम मेटल का एक ब्लॉक, इसको यू ट्यूब में क्लोज करना है, ये ग्लास की ट्यूब है, और इसको एसिडिक सॉल्यूशन में भर देना है। इसमें सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक, यानी कि 1mH+, H+ मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। और इधर से कौन सी गैस डालनी है, H2 गैस डालनी है। इसका किसका वायर है, प्लेटिनम वायर है, और ये किस मेटल का ब्लॉक है, प्लेटिनम का ब्लॉक है। हो गया। अब आपने को पूछा किस मेटल का होता है, तो प्लेटिनम का। अब इसकी हाफ सेल रिएक्शन पूछी था, तो इसकी हाफ सेल रिएक्शन दो टाइप से होती है। अगर ये SHE एनोड के रूप में हो तो अब इसके लिए होगा H2 कन्वर्टेड इंटू 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड रूप में होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। तो अब इसकी हाफ सेल रिएक्शन पूछी है, तो देखिए अपन ऐसे लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे प्लेटिनम कैसा होता है, सॉलिड, साथ में क्या आएगा, प्लेटिनम को कोष्टक में बंद कर रहे हैं, ब्रैकेट में बंद करेंगे, और H2 कन्वर्टेड इनटू H+, ये हाफ सेल रिएक्शन है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता घटने पर चालकता घटती है परंतु मोलर चालकता बढ़ती है, क्यों। इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन घटाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी घटती है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, जस्ट पहला क्वेश्चन जब कराया था तो मैंने क्या बोला था, कप्पा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कप्पा बढ़ता है, और डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कप्पा क्या होता है, कम। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस गोज इंक्रीजेज। जैसे अपन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को घटाऊंगा तो कप्पा क्या होगा, कम, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो कप्पा क्या होगा, बढ़ेगा।
तो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन घटा दी तो नंबर ऑफ आयन भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। घटाऊंगा तो डिक्रीज हो जाएंगे और बढ़ाऊंगा तो इंक्रीज हो जाएंगे। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फेराडे के फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आराम से बता सकते हो कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा मेटल उसके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगी। और ये सेकेंड लॉ है, ये किस पर डिपेंड होता है, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में, ये कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। एक बार 2017 में आ चुका, 2019 में आ चुका, 21 में आ चुका, 23 में आ चुका, 21 में तो पेपर ही नहीं हुआ सॉरी, तो 23 में आ चुका है और एक बार शायद 15 में भी आ चुका है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, कोलराउस लॉ से करना है। देखिए आपको 3 चीज़ दे रखी रहेगी, हमेशा इस क्वेश्चन में 3 चीज़ दी हुई आएगी। देखिए पहली चीज़ रही सोडियम एसीटेट, अगला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड। ये 3 दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अनंत तनुता पर, इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। मोलर चालकता मतलब लेमडा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, ये आपको दे रखी है, ये 1, ये 2 और ये 3। और आपसे पूछा है एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है अपने को किसकी, एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, CH3COOH। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, CH3COOH में एक तो CH3COO आ रहा है और एक क्या आ रहा है, H आ रहा है। तो इनमें से किस में एसिटेट ग्रुप आ रहा है, इसमें आ रहा है एसिटेट ग्रुप, और H किस में आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ये होता है CH3COONA। HCl का फॉर्मूला ये होता है और NaCl का फॉर्मूला ये होता है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। किन्हीं 2 को जोड़ना है और 1 को घटाना। अब किन 2 को जोड़ना है, जिसका पूछा है, अगले ने एसिटिक एसिड का पूछा है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो CH3CO किस में, इसमें, तो इसको दे दो 1 नंबर। H किस में, इसमें, तो इसको दे दो 2 नंबर। यानी कि इन दोनों को जोड़ना है और जो बच गया उसको माइनस करना है। अब CH3COO की वैल्यू कितनी दे रखी है, 91, तो यहाँ अगले ने लिख दिया 91। इसकी कितनी दे रखी है, ये वाली, तो इसकी लिख दी ये वाली। और NaCl की वैल्यू दे रखी है ये, तो ये कर दी है। तो इन दोनों को जोड़ा, इसको घटाया, तो अपने पास क्या आ गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निकल कैडमियम सेल के लिए आपको रिएक्शन लिखनी है, तो ये रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब कितनी रिएक्शन लर्न करनी पड़ेगी आप ध्यान में सुन लीजिए। देखिए एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। उसमें प्राइमरी सेल में लेक्लांसी सेल, मरकरी सेल, और ये अपने पास निकल कैडमियम सेल और लेड एसिड सेल और फ्यूल सेल और रस्टिंग ऑफ आयरन, इनकी टोटल मिलाकर 12 रिएक्शन है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको एज इट इज लर्न करना है। ये क्वेश्चन मैंने बोला था आ गया। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 298 केल्विन, ये आपको क्या दे रखी है, किसी सॉल्यूशन की चालकता, इसका मतलब कंडक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, और इसकी 0.01 m, इसका मतलब 0.01 m, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ले, और क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी पूछी है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/m। कापा कितना दे रखा है, इसकी कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0.00141 इंटू 1000, और मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.01। इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट, यदि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ऐसे बोल सकते हैं लल्लू क्वेश्चन है, ये लल्लू क्वेश्चन है एकदम, कुछ नहीं करना। आपको दे रखा है ई नोड रिडक्शन, एक बार पूरा पढ़ देता हूँ। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के लिए मानक यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको ये दे रखा है, और आपसे पूछा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अपने को पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में खाली ये रिलेशन होता है। तो जो भी आपको दे रखा है उसको आप क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। यानी कि माइनस का 2.37 वोल्ट दे रखा है ना, तो आपको क्या लिख देना है, इसका प्लस का 2.37 वोल्ट। चलिए हो गया। ये अपने फेराडे के फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन आपको 2025 में मिलेगा, 2 नंबर का मिलेगा, सेक्शन डी के अंदर मिलेगा। ये और सुन लीजिए, आपको सेक्शन डी में मिलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन। कैसे करना है देखिए, आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। पहले
प्रश्न को मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें मैं 1.5 एम्पियर करंट फ्लो करता हूँ। कितने मिनट के लिए करता हूँ? 10 मिनट के लिए करता हूँ। तो मेरे को बताना है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। कैथोड पर कितनी मेटल डिपॉजिटेड हुई, और यहाँ सॉल्यूशन अपने लिए कॉपर सल्फेट का, तो मेटल कौन आएगी? कॉपर, यानी कॉपर कितना डिपॉजिटेड होगा। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। ये फॉर्मूला लर्न कर लिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? N इंटू एन एफ इज इक्वल्स टू आई टी बट्टा एफ। एन की जगह अपन लिख सकते हैं, एन आता है मोल, मोल की जगह अपन लिख सकते हैं वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू एन एफ इज इक्वल्स टू आई टी बट्टा एफ। कई बार आई टी दिया हुआ रहता है, आई अलग से दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आई दे रखा है और टी दे रखा है, तो अपन आई और टी रख देंगे। कई बार अगला चार्ज देता है डायरेक्ट, तो अपन आई टी, अपने को पता है क्यू बराबर क्या होता है आई टी, तो पूरा आई टी की जगह अपन क्या लिख देंगे? डायरेक्ट क्यू लिख देंगे। अब देखिए डिपॉजिटेड मेटल, ये आपने से पूछा है, कोई बात नहीं, पूछा है तो। मोलिकुलर वेट, कॉपर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 63। एन एफ यानी कि वैलेंसी फैक्टर, वो कॉपर सल्फेट के लिए निकालना है, तो अपने को पता है, देखो Cu+2 होता है और SO4-2 होता है, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। तो देखिए वेट की जगह वेट रख दिया, मोलिकुलर वेट की जगह रख दिया 63, एन एफ कितना लिख दिया? 2, आई कितना दे रखा है अगले ने? 1.5 एम्पियर। टाइम को कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो किस में आ गया? 600। और फेरेड अगला कितना होता है? 96500। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास लास्ट आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट, संदर्भ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण देने, यानी कि संदर्भ इलेक्ट्रोड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए SHE है, तो SHE कैसा इलेक्ट्रोड है? SHE ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जिसको अपन यूज में लेते हैं, जिसके द्वारा कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, तो वो इससे निकाल सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की हेल्प से अपन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जिसका अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं है। और वैसा कौन होता है? अपन ने खाली एक ही पढ़ा है, कौन है? SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और एक और होता है केलोमल इलेक्ट्रोड, ये यहाँ पढ़ा है केलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगला SHE का डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? तो देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को न्यूट्रल करने के काम आता है। और इसमें क्या भरा रहता है? इसमें KCl, KNO3, NH4Cl और अगार अगार का पेस्ट भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आपको शुरू में यहाँ ये समझाया था ना, यहीं इस जगह, यहाँ से होगा नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से, ये देखिए इस जगह से अपने को पता है कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, लैम्डा एम बढ़ेगा, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम होगा, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम करूँगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा। तो देखिए वॉल्यूम को, यानी कि डाइल्यूशन तो मैंने कर दिया इनफाइनाइट, और कॉन्सेंट्रेशन को मैं घटाते घटाते क्या कर दिया? 0। तो जैसे 0 करूँगा लैम्डा एम एकदम मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? और इधर भी लैम्डा एम, जब मैं जितना ज़्यादा डाइल्यूट करूँगा लैम्डा एम बढ़ेगा, तो लैम्डा एम क्या होगा? मैक्सिमम। इस मैक्सिमम लैम्डा एम को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग लैम्डा एम। क्या हुआ? 8 इनफाइनाइट वॉल्यूम और 0 कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को किया 0 और वॉल्यूम को किया इनफाइनाइट। लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ही क्या कहलाती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्राई सेल के लिए अपने को बताना है, तो देखिए भाई ड्राई सेल कहाँ कहाँ काम आता है? ट्रांजिस्टर में काम आता है, घड़ियों में काम आता है, अपन यूज करते ही हैं। किसका बना होता है? अमन O2 और जिंक होता है इसके अंदर। मेन एनोड में जिंक होता है, कैथोड में क्या होता है? अमन O2। इसकी रिएक्शन आपको लर्न करनी है। ये सेल अपन रिमोट के अंदर डालते हैं ना, वही सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं आ गया सेकंड क्वेश्चन। श्रवण यंत्र यानी कि हीरिंग एड्स और जो हाथ में अपन पहनते हैं वो वाली घड़ी, उनमें कौन सा सेल यूज करते हैं? तो उनमें कौन सा सेल यूज करते हैं? मरकरी सेल। तो उसकी एनोड वाली रिएक्शन, कैथोड वाली रिएक्शन, और ये आपको लर्न करनी है। अगला, वाहनों और इन्वर्टर, घर में जो इन्वर्टर यूज करते हैं उसमें कौन सा सेल यूज करते हैं? उसमें करते हैं लेड एसिड सेल, उसमें लेड। और ये इसमें ये एक चीज़, ये क्वेश्चन अच्छा है
कि लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक क्या भरा रहता है, तो उसमें भरा रहता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में होता है। ये क्वेश्चन आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये तो फ्यूल सेल का डायग्राम आपको लर्न करना ही है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है 2025 में कि फ्यूल सेल बाकी सेल से बेस्ट है क्यों, इसका रीज़न बताना है। तो देखिए फर्स्ट रीज़न, फ्यूल सेल से पोल्यूशन नहीं होता, पहली चीज़, नो पोल्यूशन बाय फ्यूल सेल। अगला, इसकी एफिशिएंसी 70 to 80% होती है, और इसमें एक साइड में आती है H2, एक साइड में आती है O2, इससे मिलता क्या, पानी, और ये पानी अपन क्या कर सकते हैं, पीने में यूज कर सकते हैं, यानी कि इस वाटर का यूज कर सकते हैं। अगला, कोरोजन के बारे में बताना है, और ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये मिल सकता है। कोरोजन एक इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस है, तो इसमें आपको कोरोजन की रिएक्शन लिखनी है, एनोड वाली और कैथोड वाली, और टोटल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं, तो पेंट करके, ये सब आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है जेडन, ये आपको एक सेल रिएक्शन दे रखी है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखेंगे। एक सेल रिएक्शन दे रखी है, और इसमें पूछा है इनमें कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कौन सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये आपको कैसे करेंगे। देखिए जेडन जा रहा है Zn+2 में, तो जेडन से गया Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड, और अपने को पता है एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगला, Ag से जा रहा है Ag+ से जा रहा है Ag में, तो यहाँ हुआ रिडक्शन, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, जिंक, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Ag। नेक्स्ट, सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं, इसका मतलब सेल में विद्युत धारा जो करंट है वो किसके कारण फ्लो हो रहा है, तो Zn के भी इलेक्ट्रॉन के कारण और Ag भी इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला, इसकी हाफ सेल रिएक्शन वो मैंने यहाँ लिखी थी, ये देख लीजिए, ये रिएक्शन हो गई, और एक रिएक्शन हो जाएगी Ag+ इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में, ये इसकी हाफ सेल रिएक्शन होगी। अगला, इसके लिए आपको सेल डायग्राम बनाना, तो सेल डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम सिंपल है। सेल डायग्राम के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखना लेफ्ट, इसके ऊपर लिखना राइट, इसके ऊपर लिखना लेफ्ट, इसके ऊपर लिखना राइट, लेफ्ट को लेफ्ट से मिला दो, यानी कि Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, बीच में आता है सोल्ट ब्रिज, और राइट को राइट से मिला दो, Ag+ कन्वर्ट हो रहा है Ag में, ये सेल डायग्राम हो गया। नेक्स्ट, कोलराउस लॉ आराम से बता सकते हो, कोलराउस लॉ के क्या बोलते हैं एप्लीकेशन, वो भी आप आराम से बता सकते हो। कोलराउस लॉ में ये बोलता है कि जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होती है, सम के बराबर होती है। और इसके 2 एप्लीकेशन है, एक तो अल्फा और एक कापा ज्ञात करने में। नेक्स्ट है, गैल्वेनिक सेल के लिए नेल्सन समीकरण आपको लिखनी है, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, केवल नस्ट इक्वेशन आपको लिखनी है बताए हुए। और गैल्वेनिक सेल के लिए अंदर EMF एंड गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन बताना है, तो अपने को पता है ΔG बराबर -NF(E0) सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन, ये पढ़ाइए, देख लीजिए। ये अपना चैप्टर नंबर 2 क्या हुआ, कंप्लीट।